हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो IBPS SO IT ऑफिसर का पार्ट 2 है। डे 2 हम इसको बोल सकते हैं। IBPS SO IT और RBI IT ऑफिसर के लिए हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोर्स की जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट डिस्कस किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसका पहले फायरवॉल वाला जो टॉपिक है ये पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। डे 1 वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया गया था। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल को यूज किस तरीके से लिया जाता है, फायरवॉल काम कैसे करता है, फायरवॉल की वैल्यू क्या है, फायरवॉल के लिमिट्स क्या हैं, ये सारे हमने उसमें डिस्कस किए थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे शेयर किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ और भी हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ और भी टॉपिक बताए थे, उसमें से 2 टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला वाला टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, जो आपके सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, टाइप ऑफ अटैक की कैटेगरी में आ जाते हैं ये। और दूसरा पार्ट है आपका अटैक्स ऑन लेयर। अटैक्स ऑन लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोगों ने जो लेयर यहाँ पे सेलेक्ट की है वो है OSI। एग्जाम में OSI से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 7 लेयर एक आर्किटेक्चर है आपका। दूसरा होता है आपका TCP/IP। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर OSI के बारे में डिस्कशन किया है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक पार्ट से ही बन के आते हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से अटैक्स आते हैं और लेयर्स के ऊपर कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, इनका डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जो इंक्लूड किया है वो है सिक्योरिटी अटैक। अच्छा, यहाँ पे इसको समझने से पहले अगर हम एक बार बेसिक देख लें कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपको पढ़ना क्या है या कवर क्या क्या करना है। तो अगर हम जैसे देखें कि हमारे पास में 2 सिस्टम है, एक आपका सोर्स का काम कर रहा है और एक आपका डेस्टिनेशन का काम कर रहा है। अब देखो क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे कहाँ कहाँ से। डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा होगा उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे एंड डिवाइसेज जो हैं उन पे जो अटैक हो सकते हैं उन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो डिवाइसेज यहाँ पे ली जा रही है मतलब कौन सी, नेटवर्क डिवाइसेज, उन पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। डेटा को सिक्योर करने के लिए जो मेथड्स यूज में लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट फायरवॉल जो हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फायरवॉल के थ्रू या फायरवॉल को हटाने के लिए या फिर कंप्यूटर पे एक्सेस प्राप्त करने के लिए, एक्सेस गेन करने के लिए अगर कोई अटैक करता है तो वो सारे सिक्योरिटी अटैक का पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन किन किन चीज़ों से बनेंगे, ट्रांसमिशन के टाइप पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रांसमिशन का मीडिया जो यूज में लिया जा रहा है उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिकली जो आपके पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैकेट्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज में ली जा रही है, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज में ले जा रहे हैं, इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन एंड पे जो डिवाइसेज हैं, नेटवर्क डिवाइसेज हैं, डेटा ट्रांसमिशन डिवाइसेज हैं, इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम लोगों को आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। ये पूरा जो नेटवर्क है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे क्वेश्चंस आपके आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी एक डिवाइस की एंटिटी नेटवर्क के अंदर होना, नेटवर्क के टाइप्स वगैरह, ये सारे के सारे तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर फायरवॉल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अटैक्स कौन कौन से होंगे, सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं। अटैक्स के साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि OSI जो लेयर है आपकी, उस OSI लेयर पे कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और अटैक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी में टाइप ऑफ सिक्योरिटी सबसे पहले आता है कि सिक्योरिटी है क्या, सिक्योरिटी के टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। तो पहली अगर हम देखें तो पहली कंप्यूटर सिक्योरिटी आपकी, मतलब आपके कंप्यूटर को सिक्योर करना। अच्छा, कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ये जेनेरिक नेम है किस चीज़ के लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ टूल डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स। मतलब आप अपने कंप्यूटर को, ये कुछ टूल्स है जिसमें आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से हैकर्स से, हैकर्स कौन होंगे, जो आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी करना चाहते हैं या कुछ अनवांटेड इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, डेटा अल्टर करना चाहते हैं। तो ये जो होगा ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट टाइप की जो सिक्योरिटी आपकी वो है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये है आपका डेटा ट्रांसमिशन के अंदर जितने भी प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। आपका जो डेटा है, जब डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट होगा, नॉर्मल सी बात है कि बीच में जो डेटा होगा किसी मीडियम से होकर निकलेगा।
मीडियम कितने तरह के होते हैं? मीडियम दो तरह के रहेंगे, गाइडेड रहेगा या फिर अनगाइडेड रहेगा, वायर्ड या वायरलेस। तो डेटा यहाँ पे जो है ये स्टील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ये जो दोनों हैं ये दोनों कहलाते हैं नेटवर्क की कैटेगरी में होस्ट। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। अच्छा, इंटरनेट सिक्योरिटी जो है ये सेम का सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रहेगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए। मतलब कि क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में चेक की जाएगा। नेटवर्क और इंटरनेट में मेन डिफरेंस यही है कि नेटवर्क जो है वो सिंगल एंटिटी है, इंटरनेट जो है वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क बोला जा सकता है, मतलब नेटवर्क्स का नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। सिक्योरिटी के अगर गोल देखें कि सिक्योरिटी के गोल्स हमारे पास क्या है, तो पहला इसमें निकल के आता है आपके पास में कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मेन चीज़ ये देखी जाती है कि आपको डेटा को प्रिवेंट करना है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। मतलब आपका डेटा जो है उस डेटा को कोई ऐसा पर्सन यूज में ना ले पाए जिसको आप ऑथोराइज नहीं करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए जो इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं रखता हो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये चीज़ आती है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आपको सिक्योरिटी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है सेफगार्ड द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है कि जो डेटा मॉडिफिकेशन है वो डेटा मॉडिफिकेशन जो होना है, ठीक है, या फिर डेटा एक्सेसिंग जो होनी है वो किसके थ्रू होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पार्टीज के थ्रू ही होनी चाहिए, कोई और पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें तो नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो चीज़ होती है वो ये कि जो यूजर्स ऑथोराइज्ड हैं, जो यूजर आपके मतलब इसके लिए कैपेबल हैं, जो यूजर इस चीज़ को एक्सेस करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके लिए डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टाइमली वो डेटा को एक्सेस कर पाएँ। मतलब जो ऑथोराइज्ड पार्टीज हैं उनके लिए डेटा एक्सेस की कैपेबिलिटी आप आपका सिस्टम प्रोवाइड करा सके, या आप उसमें सिक्योर कर सकें उस चीज़ को कि सिर्फ वही एक्सेस कर पाएँ जिनके पास में ये ऑथोराइजेशन है कि आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी के अंदर आएगा आपका। बेसिक देखें सिक्योरिटी के बेसिक्स क्या होंगे, तो बेसिक में मेन चीज़ आपकी आती है एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क के अंदर आपके डेटा को आपको सिक्योर कैसे करना है, तो उसमें मेन बेसिक जो है आपका वो है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल जो है ये होता है एबिलिटी टू परमिट। किस चीज़ की एबिलिटी? कि जो डेटा या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा एक्सेस करना चाह रहा है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर डिनाई करना है। मतलब एक्सेस कंट्रोल कि जो पर्सन सामने वाला है वो कम्युनिकेट कर पाए या नहीं कर पाए, इसके लिए है आपका एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल की अगर बात करें तो ये 3 इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपका एक्सेस कंट्रोल जो है इसमें 3 सर्विसेज होती है। पहली है आपकी ऑथेंटिकेशन, दूसरी आपकी ऑथोराइजेशन, तीसरी है अकाउंटेबिलिटी। ऑथोराइजेशन जो है इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोला जा सकता है। मतलब कि क्या, ऑथोराइजेशन वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा कि आप देख सकें कि कौन कौन लॉगिन कर सकता है। ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑथोराइजेशन अगर आप देखें तो ऑथोराइजेशन में क्या है कि व्हाट ऑथोराइज यूजर कैन डू। मतलब जो ऑथोराइज्ड यूजर हैं वो क्या क्या कर सकते हैं और किस किस यूजर को आपको ऑथोराइज करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई करना है व्हाट ए यूज़र कैन डिड। मतलब कि एक यूजर क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन में ये चीज़ देखना है कि कौन से यूजर को लॉगिन करने देना है, कौन से यूजर को लॉगिन करने नहीं देना है। मतलब कि ऑथेंटिकेट करना है एक यूजर नेम पासवर्ड से। ऑथोराइज का मतलब ऑथोराइज में उसको कैपेबिलिटी दी जाती है कि एक यूजर जो है उसको आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा यूजर क्या क्या कर सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऑथेंटिकेशन जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, मतलब लॉगिन कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा, यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे। ऑथोराइजेशन जो है, ऑथोराइजेशन है आपका पूरा का पूरा ये चीज़ कि एक यूज़र को ऑथोराइज किस किस चीज़ के लिए किया हुआ है, या फिर कि ऑथोराइज यूजर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो है आपके इस पे एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि 3A बेसिक ऑफ सिक्योरिटी के या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर 3A क्या है। तो वो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों के तीनों 3A के नाम से भी जाने जाते हैं।
ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन, इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से कि ये होते क्या हैं। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों चीज़ों को लेके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है या कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई डिवाइस है या फिर कोई एंड यूजर है, तो ये अगर किसी भी सर्विस को एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्विस के पास। अच्छा, अब ये जो सर्विस है ये एक्सेस होने देना है या नहीं होने देना, यहाँ पे दो कंडीशन है आपकी कि यहाँ पे जब इधर से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो सबसे पहले तो उसका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि ये वाला यूजर इज दिस रियली यूजर एक्स, कि ये वही यूजर है जिसने डेटा एक्सेस करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है। बात यहाँ में समझ आ रही होगी। ये रिक्वेस्ट की जाएगी, रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जब ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो ये रिक्वेस्ट के लिए ये जो आपकी सर्विसेज होंगी, यहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे जो ये चीज़ चेक करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है या नहीं करना है, और अगर ऑथराइज करना है तो किस किस चीज़ के लिए करना है। मतलब ऑथेंटिकेशन में तो खाली ये चीज़ देखनी है कि ये वैलिड यूजर है या नहीं। अगर यूजर वैलिड है तो वैलिड होने के बाद में उसको क्या क्या अथॉरिटीज देनी है, मतलब क्या क्या टास्क वो कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे अंतर आपको समझ आ रहा होगा। ऑथेंटिकेशन जो है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। ऑथोराइजेशन जो है उसको ऑथोराइज करना है कि एक यूजर जो है वो वैलिड है, वैलिड होने के बाद में वो यूजर क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, या फिर क्या क्या एक्टिविटीज वो इस सर्विसेज के थ्रू कर सकता है अपनी। तो यहाँ तक समझ आया होगा, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस जो है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आते हैं आपके कंप्यूटर अटैक। कंप्यूटर अटैक की अगर हम बात करें तो अटैक जो होता है, अटैक कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी करने की किसी ने कोशिश की, या आपके कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करने की किसी ने कोशिश की, या फिर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर लॉगिन था, आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे था, वहां से किसी ने आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश की। तो ये क्या क्या हो सकता है। एन अटैक इज एनी अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय, मतलब डेटा को डिस्ट्रॉय करना हो सकता है, डेटा को एक्सपोज करना हो सकता है, डेटा को अल्टर करना हो सकता है। आपके जो पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट अकाउंट वगैरह, उनको एबल डिसेबल करना हो सकता है। स्टील और गेन अनऑथोराइज एक्सेस, मान लीजिए कि आपने अपने कंप्यूटर पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, खाली उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही कैपेबिलिटी है, सिर्फ वही आपके कंप्यूटर के सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। लेकिन किया क्या कि एक हैकर ने एक नई आईडी बनाई, उस आईडी को भी सारी की सारी वो कैपेबिलिटीज दे दी जो एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। तो ये एक अनऑथोराइज एक्सेस होगा। अनऑथोराइज एक्सेस जो होगा वो करेगा क्या, अब वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है जो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता था एक कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे मेन चीज़ कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर अटैक में क्या है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचे। अच्छा, नुकसान नहीं भी अगर पहुंचता है लेकिन आपका डेटा अगर चोरी हो जाता है, डेटा या इंफॉर्मेशन कोई लीक हो जाती है, तो वो भी कंप्यूटर अटैक के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट चीज़ देखें तो यहाँ पे है सम अटैक्स आर फिजिकल। कुछ अटैक फिजिकल होते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है, थेफ्ट, यानी कि कुछ डेटा चोरी कर लिया, या फिर डैमेज ऑफ कंप्यूटर या फिर इक्विपमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सॉफ्टवेयर था या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था या फिर कुछ डिवाइस रनिंग में थी, कंप्यूटर हैकर ने किया क्या, उस डिवाइस को ब्लॉक कर दिया। उस एप्लीकेशन सिस्टम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा था आपका, उस सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल्स को करप्ट कर दिया, तो फाइल ने काम, सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया। या फिर मान लीजिए नेटवर्क था आपका, नेटवर्क को डाउन कर दिया, आईपी एड्रेस जो थे वो चेंज कर दिए काफ़ी सारे। तो ये जो चीज़ कहलाती है ये फिजिकल कहलाती है। अटैक जो है ये वाला फिजिकल कहलाएगा। दूसरा जो अटैक है ये सॉफ्टवेयर बेसिस होता है, जिसको लॉजिकल अटैक कहा जाता है। अच्छा, ये वाले जो अटैक होते हैं ये मालवेयर होते हैं। ये चीज़ डिस्कस की जा चुकी है कि मालवेयर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ये चीज़ मालवेयर होंगे जो लॉजिकल अटैक परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो अटैक के टाइप है ये जनरली दो है, या तो होगा एक्टिव अटैक या फिर होगा पैसिव अटैक। इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। एक्टिव अटैक की अगर हम बात करें तो एक्टिव अटैक जो होगा, अच्छा इन दोनों चीज़ों को पहले बेसिक मीनिंग समझ लीजिए कि एक्टिव अटैक क्या होता है और पैसिव अटैक क्या होता है। एक्टिव का मतलब क्या, कि जो आपके डेटा को चोरी करे, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। पैसिव का मतलब क्या, कि जो डेटा चोरी तो कर ले लेकिन कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्टिव अटैक अगर हम देखें तो एक्टिव अटैक अटेम्प्ट टू अल्टर स्क्रीन, अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज एंड अफेक्ट देयर ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं या फिर ऑपरेशंस है उनको इफेक्ट डाल सकता है उनके ऊपर। कोई ऑपरेशन अगर रनिंग में है तो उसको क्लोज कर सकता है, कोई प्रोसेस है उसको प्रोसेस को बंद कर सकता है, मतलब किल कर सकता है। मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर,
कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, उसको मॉडिफाई कर सकता है अनऑथोराइज्ड मैनर में। मतलब कोई ऐसा यूजर जिसको ऑथोराइज भी नहीं किया हुआ उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसने किया क्या, डेटा एक्सेस भी किया और डेटा को मॉडिफाई भी कर दिया। इनिशिएटिंग अनइंटेंडेड और अनऑथोराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि जैसे मान के चलें कि दो कंप्यूटर्स हैं आपके, ए एंड बी। ए ने किया क्या, बी को रिक्वेस्ट सेंड की कि मुझे डेटा एक्स चाहिए। बी ने डेटा देने से मना कर दिया। तो किसी हैकर की मदद लेके या फिर इसी ने ही यहाँ से एक अनऑथोराइज्ड वे में बी से वो वाला डेटा एक्सेस कर लिया जो बी ने पहले देने से मना किया था। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अच्छा, एक्टिव अटैक की बात करें तो ये 3 टाइप का जनरली होता है। मस्क्यूलेट अटैक होता है, रिप्ले अटैक होता है और डिनाइल ऑफ सर्विस, इसको डीओएस के नाम से भी लिखा जाता है कई बार। तो 3 टाइप के इसमें अटैक होते हैं। अटैक के, अच्छा एक्टिव अटैक की अगर हम बात करें तो इसमें डेटा स्ट्रीम मॉडिफिकेशन होता है मेन चीज़। मतलब क्या कि आपका जो डेटा रहेगा उसको ऐसे मान के चलें कि कोई एक फाइल है आपकी, उस फाइल के अंदर काफ़ी सारे डेटा रखा हुआ है। तो डेटा को यहाँ से एक्सेस कर लिया जाएगा। हो सकता है इस फाइल के अंदर भी मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि एक्टिव अटैक के अंदर डेटा को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी भी तरीके से उस पर डेटा पे मतलब कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है बिल्कुल भी। मस्क्यूरेड अटैक अगर हम देखें तो मस्क्यूरेड होता है प्रिटेंडिंग टू बी ए डिफरेंट एंटिटी। मतलब क्या है कि जैसे ए को बी से कुछ डेटा चाहिए, ए को बी से कोई डेटा चाहिए, तो बीच में किसी ने क्या किया, कोई सी यूजर था, उसने खुद को ए प्रिटेंड किया, रिक्वेस्ट सेंड कर दी बी के पास में। बी को लगा कि रिक्वेस्ट आई है ए से। तो हुआ क्या कि जो डेटा इसको ए को भेजना था, ओरिजिनल ए को, वो किसको भेज दिया इसने, जो फॉल्स था, मतलब जो सी था उसको भेज दिया, जो आइडेंटिटी अपनी छुपा के डेटा को इसने एक्सेस किया। नेक्स्ट होता है आपका रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक के अंदर क्या होगा, जैसे मान के चलें कि ए और बी, ए ने कोई डेटा सेंड किया बी को, बीच में सी ने क्या किया, ए का डेटा खुद ने एक्सेस किया ए बन के और इस डेटा को आगे सेंड कर दिया। मतलब डेटा को पहले रिसीव किया और डेटा को आगे सेंड कर दिया। तो ये चीज कहलाती है रिप्ले अटैक। कैप्चर द डेटा यूनिट एंड रीट्रांसमिशन ऑफ एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। मतलब आपका डेटा जो आ रहा है पहले उसको कैप्चर कर लिया और उसको वापस से रीट्रांसमिट कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस जो है, इसमें किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक मैसेज सेंड किया, उस मैसेज में लिख दिया आई एम कमिंग। सी ने क्या किया, उस मैसेज को रीड किया, रीड करने के बाद में मैसेज को चेंज कर दिया है कि आई एम नॉट कमिंग। बात समझ आ रही होगी। ये क्या है कि कुछ पार्ट मैसेज के जो होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पैकेट था, कोई पैकेट रिसीव होने वाला था, पैकेट के नंबर्स डले हुए हैं, पैकेट रिसीव होने वाला था तो पैकेट के नंबर चेंज कर दिए गए। तो सामने वाला जो डेस्टिनेशन सिस्टम होगा, डेस्टिनेशन सिस्टम अभी भी कोई नए पैकेट का वेट कर रहा होगा कि ओरिजिनल सारे पैकेट मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। डीओएस अटैक की अगर हम बात करें, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए ए ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की बी के पास में, तो सी जो होगा वो भी इसके पास रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। बी के पास में 2 रिक्वेस्ट आ चुकी है ए की, तो बी को ये चीज मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाला ए है। तो बी क्या करेगा, दोनों के दोनों को डिनाई कर देगा। अब हुआ क्या, नुकसान किसका हुआ, इसमें ए का हुआ, क्योंकि ये तो ओरिजिनल था खुद। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या किया जाता है, प्रिवेंट्स और इनहिबिट नॉर्मल यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मतलब कि क्या, कि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है क्लाइंट सर्वर के अंदर, जनरली ये होता है डीओएस अटैक कि आपने रिक्वेस्ट सेंड की, वहाँ पे किसी वजह से मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट पहुंची, उस रिक्वेस्ट के साथ में कुछ और चीज़ भी ऐड हो गई, तो सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से डिनाई कर दिया। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। पैसिव अटैक आते हैं आपके नेक्स्ट। पैसिव अटैक की अगर बात करें तो नेचर अगर हम इसका देखें तो ये होता है एव्स ड्रॉपिंग, मतलब मॉनिटरिंग, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। अच्छा, यहाँ पे जो है ये है ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन भी जो है आपका, वो चीज़ यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका गोल। गोल जो है, गोल है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने से, मतलब ऑब्टेन करना उस इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट हो रही है। मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो इंफॉर्मेशन जा रही होगी उस इंफॉर्मेशन को बीच में कैप्चर कर लेना। पैसिव अटैक जो होता है, पैसिव अटैक इन नेटवर्क अटैक इन विच, पैसिव अटैक जो है वो आपका एक नेटवर्क अटैक की कैटेगरी में आता है। इन विच ए सिस्टम इज मॉनिटर, मतलब उसमें एक सिस्टम जो है उसके डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है, एंड समटाइम स्कैन फॉर ओपन पोर्ट एंड वल्नरेबिलिटी।
अच्छा, अगर इसमें देखेंगे आप तो ओपन पोर्ट के लिए भी सिस्टम को स्कैन किया जाता रहता है। मतलब क्या है कि कहीं से अगर ऐसा पोर्ट मिल जाए जहां से डेटा को एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, द पर्पज इज सॉलिड टू गेन इंफॉर्मेशन। इसमें मेन जो मोटिव होगा आपका पैसिव अटैक के अंदर, वो मेन रीजन यही होगा, उसके पीछे मेन मोटो यही होगा कि जो आपका डेटा है उस डेटा को एक्सेस किया जाए, सिर्फ और सिर्फ मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको गेन कर लिया जाए। अच्छा, इसमें काफ़ी कम केस में ऐसा होता है कि डेटा को चेंज कर दिया जाता है। तो किया क्या जाता है कि खाली टारगेट जो होगा, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, ए और बी डेटा सेंड किया गया, ए ने बी को डेटा सेंड किया, डेटा सेंड होना चाहिए था बी के पास में, किसी पर्सन ने यहाँ से इस डेटा को लीक करके चोरी कर लिया, जैसे सी ने इस डेटा को चोरी कर लिया। तो यहाँ पे क्या ये पैसिव अटैक की कैटेगरी में आएगा कि इसने डेटा को लिया लेकिन उसमें डेटा में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए। पैसिव अटैक की अगर हम बात करें तो पैसिव अटैक में पहला है आपका रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट का मतलब क्या, कि आउटसाइडर लर्न कंटेंट ऑफ ट्रांसमिशन। ए और बी यहाँ से डेटा सेंड हुआ, इस डेटा को किसी ने बीच में कैप्चर किया है, मैसेज रीड कर लिया यहाँ पे, तो ये होगा रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। उसके बाद है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर जैसे ए बी को कोई डेटा सेंड कर रहा है तो सी यहाँ पे इसका पूरा ट्रैफिक को एनालिसिस करता रहेगा कि क्या क्या चीज़ भेजी जा रही है, मैसेजेस जो भेजे जा रहे हैं उनकी लेंथ क्या है, मैसेजेस जो है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं है, या फिर नेचर क्या है मैसेजेस का, किस टाइप का पैकेट यहाँ पे सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ये जो डेटा रहेगा इसको हमेशा मॉनिटरिंग किया जाता रहेगा इसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अच्छा, दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा उसको गेस भी किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या चल रहा होगा। नेक्स्ट है आपका वायर टैपिंग। वायर टैपिंग जो है ये जनरली टेलीफोन लाइंस के बीच में यूज में लिया जाता है। टेलीफोन लाइंस जो है बीच में उनके जो मान लीजिए दो पर्सन है ए एंड बी, इन दोनों की बात चल रही है टेलीफोन लाइंस पे, तो बीच में अगर इनकी कॉल को टैप कर लिया जाए तो ये वायर टैपिंग कहलाता है। इसको वायर्ड या वायरलेस टैपिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, बस इसमें टेलीफोन लाइंस के थ्रू जनरली किया जाता है इसलिए उसको वायर टैपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पोर्ट स्कैन या फिर आइडियल स्कैन। अच्छा, आइडियल स्कैन और पोर्ट स्कैन इनकी अगर हम बात करें तो ये सेम का सेम वो केस है, जैसे मान लीजिए एक सर्वर है उसके पास में 100 पोर्ट हैं, 50 पोर्ट पे क्लाइंट कनेक्टेड है, तो कोशिश ये की जाती है कि जो बाकी के 50 पोर्ट हैं उनमें से कोई सा एक पोर्ट हमको मिल जाए, जिसके थ्रू हम लोग करें क्या कि क्लाइंट के मैसेजेस सर्वर के पास फॉल्स मैसेज सेंड करना शुरू कर दें, ताकि सर्वर की साइड से कोई रेस्पॉन्स आए और हम उस इंफॉर्मेशन को चोरी कर लें। तो इसमें करना क्या होता है, टू फाइंड आउट एक्टिव सर्वर्स बाय स्पूफिंग मैसेज फ्रॉम क्लाइंट। मतलब क्लाइंट की तरफ से फालतू के जो फेक मैसेज होते हैं वो भेजे जाते रहते हैं, किस लिए, ताकि एक एक्टिव सर्वर का पता लगाया जा सके। अच्छा, अगर लेयर्स पर अटैक की बात करें तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी लेयर्स हैं हमारी, ये इन लेयर्स पे अगर देखें आप तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों पे कंबाइंड जो अटैक है आपके वो डेटा लिंक लेयर पे ही होंगे, फिजिकल पे कोई अटैक नहीं है। फिजिकल क्यों, क्योंकि फिजिकल में डेटा जो होता है वो फिजिकल मोड पे रहेगा आपका। एआरपी की अगर हम बात करें डेटा के अंदर, तो एआरपी और टोकन रिंग प्रोटोकॉल्स जो है, प्रोटोकॉल डिस्कस हो चुके हैं, ओएसआई लेयर पूरी की पूरी डिस्कस की जा चुकी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अच्छा, जो लेयर 2 है उस पर जो आपके अटैक हो सकते हैं वो है एआरपी स्पूफिंग और मैक फ्लडिंग। नेक्स्ट जो है लेयर 3, इस पे पिंग आईसीएमपी फ्लड या फिर इसको पिंग आईसीएमपी अटैक भी बोला जाता है। नेक्स्ट अटैक जो है आपके वो लेयर 4 पे टीसीपी से रिलेटेड कुछ अटैक होते हैं। लेयर 5 जो है इस पे भी टीसीपी अटैक है, राउटिंग अटैक है, एसवाईएन जो सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग है वो अटैक है, स्निफिंग अटैक है। अगर बात की जाए लेयर नंबर 7 की, लेयर नंबर 7 पे डीएनएस पोजिशनिंग अटैक है, फिशिंग अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है, स्पाम है। अच्छा, ये सारे के सारे अटैक है, यहाँ पे खाली एज ए इंट्रो है। आप यहाँ का देखना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ वो अटैक बताए हुए हैं, डिटेल में इनका डिस्कशन हम आगे करते हैं। अगर आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख लीजिएगा, क्योंकि इससे अटैक जो होते हैं वो कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि क्या होता है कि कौन सी लेयर पे कौन सा अटैक आपका रहेगा, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका लेयर 2 की अगर हम बात करें, लेयर 2 पे जो अटैक है आपके वो है एआरपी स्पूफिंग, मैक एड्रेस अटैक, डीएचसीपी अटैक और वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होपिंग अटैक। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला अटैक देखते हैं। पहला अटैक है आपका एआरपी स्पूफिंग। एआरपी स्पूफिंग को इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा।
जैसे मान लीजिए कि ये वाला कंप्यूटर जो है, इसने कहा कि आई वांट टू कनेक्ट, इसने एक आईपी एड्रेस दिया, बोला कि मुझे एक मैक एड्रेस नहीं पता है। एआरपी का मतलब क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये रिक्वेस्ट जो थी ये एक स्विच के पास या हब के पास, जो भी इसमें लगाया हुआ होगा इस नेटवर्क में, उसके पास जाएगी। यहाँ से होगा क्या है कि इस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर दिया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि जो डेटा सेंड होना है वो इस आईपी एड्रेस पे होना है। अच्छा, हुआ क्या कि यहाँ पे इस वाले आईपी एड्रेस की जो बात की गई 0.3 की, यहाँ पे हम देखें 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है। तो ये हम अगर बात देखें तो 0.3 वाला ये था आपका। लेकिन हुआ क्या कि जो 0.4 वाला कंप्यूटर है उसने बोला आई एम 0.3 एंड दिस इज माई मैक एड्रेस। इसने किया क्या कि अपने को क्या बता दिया कि मैं 0.3 हूँ और खुद का मैक एड्रेस दे दिया। अच्छा, ये जो मैक एड्रेस था ये चला गया इस डिवाइस से होता हुआ यहाँ जिस कंप्यूटर पे जिसको मैक एड्रेस देखना था। देखो इससे हुआ क्या कि जो एक्चुअल मैक एड्रेस था वो एक्चुअल मैक एड्रेस तो पहुंच नहीं पाया। उसके पहले क्या हुआ कि इसने अपना मैक एड्रेस दे दिया। मतलब अब होना क्या है आगे कि जो डेटा सेंड होने वाला था इस आईपी एड्रेस पे, वो इस ओरिजिनल आईपी एड्रेस पे ना जाके कौन से वाले पे चला जाएगा? 0.4 पे। अच्छा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ये पूरा का पूरा फेक कम्युनिकेशन होता है। फेक डेस्टिनेशन पे पैकेट को सेंड कर दिया जाता है। कौन सा वाला डेस्टिनेशन यहाँ पे बन जाता है? जो खुद को एक दूसरे की आइडेंटिटी शो करवा के अपना मैक एड्रेस यहाँ पे इस डिवाइस में अपडेट करवा दे। तो ये एआरपी स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैक अटैक है। मैक जो होता है आपका मशीन ऑथेंटिकेशन कोड। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मैक एड्रेस रहेगा तो इथरनेट अटैकर क्या करेगा, मल्टीपल डमी इथरनेट फ्रेम जो होंगे उनको सेंड कर देता है। मतलब और सारे के सारे जितने भी भेजेगा वो सारे के सारे डिफरेंट मैक एड्रेस के रहेंगे। अब नेटवर्क का जो स्विच होगा, नेटवर्किंग के अंदर क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे स्विच लगा होता है। तो स्विच करेगा क्या अब कि सारे के सारे एड्रेस को अलग अलग समझ के, मतलब ट्रीट करना स्टार्ट करेगा सिंगल सिंगल एड्रेस समझ के। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि सारे के सारे जो थे ये डमी इथरनेट फ्रेम भेजे थे अटैकर ने डिफरेंट मैक एड्रेस के लिए। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो टेबल थी आपकी, जो मैक एड्रेस की टेबल थी, उस टेबल के अंदर उन सबकी डिटेल सेंटर हो चुकी है। तो हुआ क्या कि जो आपके मैक एड्रेस सेपरेट सेपरेट स्टोर किए थे नेटवर्क के स्विच ने, तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे रिजर्व कर दिए गए हैं हर हर एक रिक्वेस्ट के लिए। जो आपकी टेबल होगी, जैसे एग्जांपल हम लोग लें, यहाँ पे ये टेबल थी आपकी स्विच की। क्या हुआ कि मैक एड्रेस जब आना स्टार्ट हुए तो इनको रिसोर्सेज अलॉट कर दिए गए। मतलब यहाँ पे इनका एड्रेस जो था वो एड्रेस के साथ में मैक एड्रेस, यानी कि डिवाइस के साथ में मैक एड्रेस स्टोर कर दिया गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये टेबल फुल हो गई। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, इसको कहा जाता है मैक अटैक। मतलब सारे के सारे जो मशीन ऑथेंटिकेशन कोड थे वो डुप्लीकेट या फिर फेक मैक कोड भेज दिए गए स्विच के अंदर। तो स्विच की टेबल जो थी उसमें सारे के सारे रिसोर्सेज इसने ऑक्यूपाई दिखा दिए। मतलब अगर अब नई डिवाइस आएगी तो वो यहाँ के चेक करेगी तो स्विच क्या शो करेगा कि सारे के सारे एड्रेस जो थे वो अलॉट किए जा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब सारे के सारे स्विच के मैक एड्रेस जितने भी होंगे वो सारे जब अलोकेट कर दिए जाएंगे तो होगा क्या कि मेमोरी जो होगी उसकी वो फुल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जब स्विच होगा या तो वो शट डाउन हो जाएगा या फिर अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। मतलब या तो वो काम करना बंद कर देगा या फिर हो सकता है कि वो शट डाउन हो जाए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मैक अटैक के अंदर मैक की फ्लडिंग होती है। फेक मैक एड्रेसेज कोई भी एक अटैकर सेंड करता रहेगा इथरनेट फ्रेम्स बना बना के। वो मैक एड्रेस जो होंगे वो स्विच की टेबल में जाएंगे, स्विच अपने अंदर उनको स्टोर करता रहेगा एक सेपरेट इंडिविजुअल मैक एड्रेस समझ के। जब वो सारे के सारे टेबल के अंदर चले जाएंगे, जब टेबल फुल हो जाएगी, उसके बाद जब नया मैक एड्रेस कोई आएगा तो उसको वैल्यू असाइन नहीं हो पाएगी, एड्रेस असाइन नहीं हो पाएगा। तो स्विच उसको रिसोर्स असाइन नहीं कर पाएगा। रिसोर्स असाइन नहीं हुआ मतलब कि अब टेबल फुल हो चुकी है, तो या तो स्विच शट डाउन हो जाएगा या फिर स्विच काम करना बंद कर देगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ राउटर्स के अंदर मैक का जो फ्लड अटैक है, इस चीज को एक राउटिंग टेबल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी राउटिंग टेबल जो होती है वो पूरी राउटिंग टेबल ही डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। मतलब क्या कि कुछ राउटर्स हैं जिनके अंदर अगर ये वाला जो अटैक हुआ, मैक का जो अटैक हुआ, मैक फ्लड अटैक,
अगर ये अटैक उनमें हुआ तो उसकी वजह से जो पूरी उनकी राउटिंग टेबल होगी, आप लोगों को ये पता ही होगा कि हर राउटर की एक राउटिंग टेबल होती है नियर बाई राउटर्स की और नियर बाई डिवाइसेज की। तो अगर उसमें ये प्रॉब्लम अकर हुई तो करेगा क्या कि पूरी की पूरी जो राउटिंग टेबल होगी उस राउटिंग टेबल को ड्रॉप कर देगा। हो सकता है कि कोई नई टेबल असाइन कर दी जाए, या फिर हो सकता है कि राउटर ड्रॉप करके टेबल को कोई नई टेबल का वेट नहीं करे। यहाँ तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसी चीज़ को समझना चाहें कि इसका ओवरकम कैसे किया जा सकता है, या फिर प्रॉब्लम को इसको अच्छे से समझना चाहें, तो एक कैम टेबल होती है। कैम टेबल होती है आपकी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो ये जो है आपकी, ये स्टोर करती है इंडिविजुअल मैक एड्रेस को। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें कि एक कंप्यूटर है आपका पोर्ट 1, ये 3 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, पोर्ट 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हर मैक एड्रेस में बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनका मैक एड्रेस डलना है। अब अगर इस चीज़ को ऐसे एग्जांपल से समझें कि जैसे मान लीजिए पोर्ट 1 ने क्या किया कि पोर्ट 2, 3 एंड 4 का मैक एड्रेस जानना चाहा, तो हुआ क्या कि अटैकर ने यहाँ पे मैक एड्रेस भेजना स्टार्ट किए। तीनों के तीनों मैक एड्रेस उसने फेक वाले भेज दिए। अब जब फेक वाले मैक एड्रेस आए होंगे तो पोर्ट 1 पे जो 3 डिटेल है वो तीनों फेक एड्रेस की है। तो पोर्ट 1 से जो डेटा आगे सेंड किया जाएगा खुद पे तो किया जा नहीं सकता, बाकी 3 पे जो सेंड किया जाएगा वो इन तीनों पे ना आके किसी दूसरे पे चला जाएगा, और वो दूसरे फिजिकली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बात यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपका वीलैन हॉपिंग। वीलैन हॉपिंग की अगर हम बात करें तो ये अटैक है नेटवर्क के अंदर, मतलब जिसमें मल्टीपल वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स रहेंगे। इसके 2 प्राइमरी मेथड है, या तो स्विच स्पूफिंग की जाए, मतलब क्या कि अटैकर जो होता है वो एक ट्रंकिंग स्विच इनिशिएट कर देता है। मतलब एक ऐसा स्विच जिसमें, अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए कि अटैकर करेगा क्या कि स्विच की जो टेबल होगी उस टेबल के अंदर जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क की डिटेल होंगी सारी की सारी, उनका जो डिटेल होगा उस डिटेल को या तो किसी दूसरी डिटेल के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर किया क्या जाएगा कि वो जो डिटेल्स होंगी उनको आपस में एक्सचेंज कर दी जाएगी वैल्यूज़ को, या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है डबल टैगिंग। डबल टैगिंग की अगर हम बात करें तो पैकेट जो होता है, पैकेट को 2 टाइम मतलब ट्वाइस टैग कर दिया जाता है। मतलब डेटा, जैसे ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पे अगर डेटा सेंड होना है तो ए से जो डेटा बी पे जाएगा, बी पे मान लीजिए एक पैकेट जा रहा है, इस पैकेट में अपने एड्रेस डले हुए हैं सोर्स का और डेस्टिनेशन का। तो जब ये आगे जाएगा तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक और सोर्स और डेस्टिनेशन का टैग लगा दिया गया। अच्छा, पैकेट पे अगर डबल टैग कर दिया तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें अब 2 सोर्स के डेस्टिनेशन के, 2 सोर्स के और 2 डेस्टिनेशन के एड्रेस हैं। मतलब अब यहाँ से डिसाइड करना यहाँ पे मुश्किल है कि ये वाला जो पैकेट है ये कौन से वाले कंप्यूटर पे डिलीवर किया जाएगा। बात यहाँ समझ आ रही होगी। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर कोई पैकेट डबल बार टैग हो गया तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके DHCP अटैक्स। DHCP अटैक की अगर हम बात करें, DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अगर हम इस अटैक की बात करें तो पहला इसके अंदर अटैक आता है DHCP स्टारवेशन अटैक। स्टारवेशन का मतलब पता होगा हिंदी में। स्टारवेशन जो होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे DHCP के अंदर जितने भी एड्रेस होंगे, या तो वो एड्रेस पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, या फिर एड्रेस जो होंगे वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि रिक्वेस्ट जो होगी उनको फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। अच्छा देखो, इसके अंदर होगा क्या कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कर दी जाती है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? 3 टाइप के आपके ट्रांसमिशंस होते हैं। एक होता है आपका यूनिकास्टिंग, एक होता है आपका मल्टीकास्टिंग, एक होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग। यूनिकास्टिंग जो होता है ये 1 to 1 होता है। मल्टीकास्टिंग जो होता है ये 1 to n हो सकता है लेकिन लिमिटेड एरिया में। ब्रॉडकास्टिंग जो होगा ये 1 to n होगा और हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उल्टा डायरेक्शन में डेटा आ जाए, इसमें डायरेक्शन में डेटा हमेशा 1 to n ही रहेगा, और ये काफ़ी ब्रॉड एरिया में होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि DHCP के लिए, DHCP का काम क्या होता है? IP एड्रेस असाइन करना किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो DHCP जब मैक एड्रेस असाइन कर रहा होगा तो DHCP पैकेट्स की या DHCP या फिर मैक एड्रेसेस की ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो DHCP एड्रेस असाइन करने वाला था वो अब एड्रेस असाइन नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होना स्टार्ट हुई कि जो ब्रॉडकास्टिंग हुई DHCP रिक्वेस्ट की, किस चीज़ के लिए? कि मैक एड्रेस असाइन करने के लिए। तो हुआ क्या वहाँ पे? मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ गई तो किस रिक्वेस्ट को ओरिजिनली फुलफिल करना है वो चीज़ यहाँ पे देखी नहीं जा सकती। नेक्स्ट अगर देखें तो DOS अटैक है आपका।
डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी डीएचसीपी के लिए यूज में लेके किया जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों जो अटैक है ये डीएचसीपी के ही अटैक है, ब्रॉडकास्टिंग करके एक तो, और एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करके, डीएचसीपी का स्टारवेशन अटैक। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका रॉग, डीएचसीपी सर्वर अटैक। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि अटैकर जो होता है वो काफ़ी सारे डिफरेंट डीएचसीपी रिक्वेस्ट एक साथ भेज देता है। डीएचसीपी के जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो स्पूफिंग कर दी जाती है उनकी। स्पूफिंग का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे फेक रिक्वेस्ट आपके पास में आती चली जाएगी। अच्छा, डीएचसीपी काम कैसे करता है इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नेटवर्क है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स हम लोगों ने लगा दिए, ये एक सर्वर से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये नेटवर्क पहली बार जब बनाया गया होगा तो यहाँ पे सबके आईपी एड्रेस हमको चाहिए। तो किया क्या जाता है, एक डीएचसीपी पैकेट रन करवाया जाता है। जब डीएचसीपी पैकेट यहाँ से जाएगा तो वो सबको आईपी एड्रेस असाइन करता हुआ निकल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए जो आईपी एड्रेस असाइन हुए, ये एक से ज़्यादा टाइम अगर आईपी एड्रेस असाइन करने की कोशिश की जाएगी, या फिर डीएचसीपी की रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर इधर सर्वर को डीएचसीपी की रिक्वेस्ट सेंड करे, एक से ज़्यादा बार अगर कर देगा तो सर्वर हर बार उसको एक नया डीएचसीपी मतलब एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि काफ़ी सारे एड्रेस असाइन करते चले जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल एड्रेस इसका होना चाहिए था वो तो असाइन हो ही नहीं पाया। तो इसमें होगा क्या कि जब काफ़ी सारे एड्रेस असाइन किए जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि इसकी जो लिमिट होगी एड्रेस असाइन करने की वो तो फिक्स है। तो जब सारे के सारे एड्रेस असाइन कर दिए जाएंगे तो वैलिड यूजर तो उसमें कोई बचा ही नहीं। क्योंकि यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 2 की पावर 21 एड्रेस असाइन कर सकता था, और ये पूरे के पूरे एड्रेस मान लीजिए इसने असाइन कर दिए। अब जब कोई नया आएगा या फिर कोई डेटा सेंड करना चाहेंगे नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो जो आईपी एड्रेस असाइन हुए हैं वो रियल तो है ही नहीं। वो तो खाली क्या था कि डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आई, एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया हर बार। लेकिन उसमें प्रॉब्लम अब क्या हुई है कि जितने भी पॉसिबल आईपी एड्रेस सर्वर के पास थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि वैलिड जो यूजर्स होंगे उनका पता नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सर्वर रन्स आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस टू अलोकेट टू वैलिड यूज़र। मतलब अब उसके बाद जितने आईपी एड्रेस थे उसने सारे असाइन कर दिए। जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस जो ओरिजिनल यूजर्स को देने चाहिए थे वो ना दे के डीएचसीपी का जब फ्लडिंग हुई, काफ़ी सारे स्पूफिंग मैसेज जब आ गए, तो ये चीज़ उसके लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया सर्वर के लिए कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। नेक्स्ट है आपके लेयर 3 अटैक। लेयर 3 अटैक की अगर हम बात करें तो इसमें आईसीएमपी पिंग फ्लड अटैक है, आईसीएमपी स्मर्फ अटैक है, पिंग ऑफ डेथ है। अच्छा, ये सारे के सारे एक ही तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझे आईसीएमपी पिंग फ्लड को। जैसे मान लीजिए कि एक विक्टिम था, या फिर एक कंप्यूटर, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर है, इंटरनेट से उसको काफ़ी जगह से पिंग किया गया। पिंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर को कोई सा भी मैसेज पैकेट सेंड करना है ये चेक करने के लिए कि कंप्यूटर कनेक्टेड है या नहीं। तो अटैकर ने किया क्या कि अटैकर ने इंटरनेट पे एक मैसेज पैकेट सेंड किया। इंटरनेट से वो पैकेट एक विक्टिम के पास में काफ़ी सारी बार आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इंटरनेट से वही का वही पैकेट एक ब्रॉडकास्ट इनेबल्ड नेटवर्क पे भी चला गया। वहाँ पे जब वो पैकेट गया होगा तो ब्रॉडकास्ट इनेबल नेटवर्क ने उस पैकेट को वापस से सेंड किया नेटवर्क पे, और वो पैकेट वापस से आया आपका विक्टिम के पास में। अच्छा, यहाँ पे देखो हुआ क्या कि जो एक पिंग था, एक सिंगल पिंग था, उस पिंग का क्या हुआ कि काफ़ी सारे पिंग, फेक पिंग जनरेट हो गए। मतलब क्या है कि बार बार पिंग किया जा रहा है किसी सिस्टम को। तो ये कहलाता है आपका आईसीएमपी। आईसीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो जो मैसेजेस थे, जो मैसेजेस जाने थे, वो मैसेजेस में अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जो मैसेज ओरिजिनल था, जो मैसेज ओरिजिनली आना चाहिए था, वो ओरिजिनली मैसेज ना आके फेक पिंग रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। यहाँ तक समझ आया होगा। आईसीएमपी अटैक जो है ये बाकी दो तरह के और हो सकते हैं। पिंग ऑफ डेथ भी हो सकता है, आईसीएमपी पिंग फ्लड भी हो सकता है। तो पिंग फ्लड तो ये खुद ही है, एक पिंग जनरेट हुआ, पिंग चला गया ब्रॉडकास्ट इनेबल नेटवर्क के पास में, वहां से वापस से पिंग आए, काफ़ी सारे पिंग इस विक्टिम के पास में आना शुरू हो गए। आईसीएमपी स्मर्फ की अगर हम बात करें तो स्मर्फ जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। स्मर्फ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि काफ़ी सारे जो आईसीएमपी पैकेट्स होते हैं वो एक सोर्स आईपी के वो ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं कंप्यूटर से, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के थ्रू। मतलब कि क्या, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर था,
किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो हुआ क्या कि यहाँ से जब पैकेट्स सेंड करना स्टार्ट किए गए आगे, तो यहाँ से पैकेट वापस रिटर्न आया, किसी दूसरे कंप्यूटर से भी यहाँ पैकेट आया, इसका पैकेट जो था किसी दूसरे से वापस से आया, इसके पास भी किसी दूसरे से आया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लार्ज नंबर ऑफ आईसीएमपी पैकेट्स विद द इंटेंटेड विक्टिम स्पूफ्ड सोर्स आईपी, जो विक्टिम की सोर्स आईपी थी, आर ब्रॉडकास्ट टू ए कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग एन आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब यहाँ से जो डेटा आपको इसको सेंड करना था, वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को डेटा सेंड कर दिया गया। तो जब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को वो डेटा सेंड हुआ, तो नॉर्मल सी बात है कि वो रिप्लाई तो करेंगे ही। तो रिप्लाई जब आना स्टार्ट हुई, तो रिप्लाई कौन से वाले कंप्यूटर पे आई? उस वाले कंप्यूटर पे कि जिस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट की गई थी काफ़ी सारी। तो ये जो प्रॉब्लम हुई, इस प्रॉब्लम की वजह से यानी कि क्या होगा, काफ़ी सारे आईसीएमपी पैकेट्स जो होंगे वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला कहलाता है आपका आईसीएमपी स्मर्फ। नेक्स्ट है आपका टीसीपी अटैक। टीसीपी अटैक की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है सिंक्रोनाइजेशन फ्लड। अच्छा, ये वाला जो है ये काफ़ी सारे, ये कब अकर होता है कि जब व्हेन एन अटैकर सेंड्स एसवाईएन रिक्वेस्ट इन सक्सेशन टू ए टारगेट। मतलब क्या कि आपका जो अटैकर है वो एक सिंक्रोनाइजेशन, एक ऐसे मान के चलिए कि एक पैकेट होगा, उस पैकेट को एक टारगेट पे सक्सेसफुली सेंड करने में, मतलब सक्सेसफुली सेंड कर पाए। अच्छा, इससे होता क्या है, कॉज ए होस्ट टू रिटेन इनफ स्टेट फॉर बोगस हाफ कनेक्शन सच दैट देर आर नो रिसोर्सेज लेफ्ट टू स्टेब्लिश न्यू लेजिटमेट कनेक्शन। मतलब देखो हुआ क्या कि इसको ऐसे समझिएगा, कंप्यूटर एक यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, इसने एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज यहाँ पे भेजा। हुआ क्या कि यहाँ से जब मैसेज इसके पास गया होगा, इसने रिप्लाई नहीं किया, इसने वापस से सिंक्रोनाइजेशन मैसेज इधर सेंड कर दिया। ऐसे ये मैसेज चलता रहा कंटिन्यू। अच्छा देखो हुआ क्या कि मान लीजिए कि ये जो एड्रेस आना स्टार्ट हुए, ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट आना स्टार्ट हुए, ये कंप्यूटर्स ने रिसीव कर लिए। कंप्यूटर्स ने जब रिसीव इनको किया होगा, तो रिसीव करने में प्रॉब्लम क्या हुई कि सारे के सारे एड्रेसेस जो थे वो असाइन कर दिए गए। जब एड्रेस असाइन हुए सारे के सारे, तो रिसोर्सेज कुछ बचे ही नहीं। मतलब हुआ क्या कि यहाँ से एक पैकेट भेजा गया कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पे, बी ने वो पैकेट असाइन किया, वापस एक पैकेट आगे सेंड कर दिया कि ए ने वो पैकेट भी असाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ कनेक्शंस की रिक्वेस्ट जब आने लगी यहाँ पे, तो जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज पहले से ही ऑक्यूपाइड कर लिए गए। तो ये वाला कौन सा अटैक होगा? ये टीसीपी अटैक की कैटेगरी में आता है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्सप्लॉइट थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेकिंग जो होता है ये भी आपका टीसीपी अटैक की कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को एक डेटा पैकेट सेंड करता है, बी क्या करता है, उस डेटा पैकेट के रिप्लाई में कुछ पैकेट सेंड कर देता है, और ए वापस से उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि ये पैकेट रिसीव हो चुका है। मतलब इसको पैकेट P1 माने, ये पैकेट P2 माने और ये AC के माने, तो ये थ्री वे हैंडशेकिंग है। तो यहाँ पे अटैक देखो होगा क्या, ए ने डेटा पैकेट सेंड किया, बी ने पैकेट रिसीव कर लिया, कोई नोटिफिकेशन कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, बी ने दूसरा पैकेट सेंड कर दिया, ए ने क्या किया, उस पैकेट को रिसीव तो किया लेकिन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजा, वापस से कोई दूसरा पैकेट भेज दिया या P1 को ही वापस भेज दिया। तो एक तो ये अटैक होगा। अच्छा, इसमें अटैकर क्या करता है, सीरीज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट विदाउट रिप्लाइंग टू एसी के पैकेट। मतलब जब ये एसी के का पैकेट आया एक्नॉलेजमेंट का, इसका रिप्लाई ना करके वापस से SYN सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट जो होगा वो वापस से सेंड कर दिया जाएगा। मतलब पहला अगर SYN पैकेट आया तो उसका रिप्लाई करने के बजाय, मतलब एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई करने के बजाय वापस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक पैकेट सेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें देखो होगा क्या, फाइनाइट क्यू साइज फॉर इनकम्प्लीट कनेक्शन। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन कब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, जब तक एक एक्नॉलेजमेंट को रिसीव ना कर लिया जाए और उसको बता ना दिया जाए कि हाँ मेरे को आपका पैकेट जो था, आपने जो डेटा पैकेट सेंड किया था, वो पैकेट मुझे रिसीव हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइएगा। कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेरी है तब भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे इस फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।